हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग मोटिवेशन थ्योरी का ना प्रोसेस एंड कॉग्निटिव थ्योरी देखेंगे। ठीक है, ये हम लोग का मोटिवेशन थ्योरी का पार्ट 3 है। ठीक है, अब इस पे जो सबसे पहला थ्योरी क्या हुआ आपका ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। बाकी का अगर किसी ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा होगा मोटिवेशन थ्योरी को लेकर के तो वो जा करके देखें। ठीक है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या बोलता है सो देखिए। ठीक है, ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी मेनली दिया था आपका विक्टर ब्रूम, इसीलिए उसका नाम ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। अब ये थ्योरी ना बाकी सब थ्योरी जो आपका मैस्लो जो हर्जबर्ग दिए थे, जो मेनली फोकस करते थे भाई कि पीपल को क्या चाहिए, व्हाट पीपल नीड, व्हाट नीड्स पीपल हैव, जो पीपल को जो चाहिए वो दो, उससे क्या होगा वो मोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये लोग मेनली पीपल को जो नीड्स है उस पर मेनली फोकस किया गया था। लेकिन जो ब्रूम है ना ये फोकस किए कि हाउ पीपल चूज स्पेसिफिक बिहेवियर ओवर अनदर, यानी कि वो लोग वो मेनली बिहेवियर पे फोकस किए, यानी कि एक प्रकार का प्रोसेस पे फोकस किए। ठीक है, प्रोसेस फोकस किए, इसलिए तो ये प्रोसेस थ्योरी पे डाला हुआ मोटिवेशन का। अब प्रोसेस पे फोकस किया मतलब क्या हुआ, प्रोसेस पे फोकस किया बोलने का मतलब ये है कि भाई जो भी काम मिला, ठीक है, उस काम को करने में प्रोसेस लगेगा, यानी कि मेहनत लगेगा। यानी कि जो मेरा वर्क है, जो मेरा जो मेहनत है, जो मेरा लेबर है, ठीक है, जो यहाँ पर हम एज ए एम्प्लॉय की तरह बात कर रहे हैं, जो काम मिला उस पर जो मेरा लेबर लग रहा है, यानी कि जो मेरा प्रोसेस जा रहा है, जो लेबर लग रहा है उस पर जो रिवॉर्ड आएगा, ठीक है, जो रिवॉर्ड आया क्या वो रिवॉर्ड डिजायरेबल है कि नहीं। तो ये क्या एक प्रकार का प्रोसेस थ्योरी में से डाला हुआ कि भाई हम यहाँ पर सीधा रिवॉर्ड पे फोकस नहीं कर रहे हैं, नीड पे केवल बात नहीं हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है भाई इस पूरा प्रोसेस पे, पूरा उस मेहनत पे जो इस काम को लेके करना पड़ेगा। वो तो पूरा इम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय हम ये पूरा सबके बारे में सोच रहे हैं कि जो काम मिला उस पर हमको कितना मेहनत करना पड़ रहा है और उस मेहनत के बदले में हमको कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, और जो रिवॉर्ड मिला भी क्या वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है भी कि नहीं। चलिए इसी को समझते हैं। तो ब्रूम इसी को और से समझाने के लिए क्या किए, वो बोले भाई मोटिवेशन इज इक्वल टू EIV। ऐसा क्या मतलब हुआ EIV, अब चलिए क्या करके देखते हैं EIV। सबसे पहला क्या है आपका E यानी कि एक्सपेक्टेंसी, मोटिवेशन इज इक्वल टू क्या था EIV। तो सबसे पहला क्या है आई, सॉरी E है सबसे पहले E यानी कि एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी क्या बोलता है, द बिलीव दैट इंक्रीजिंग एफर्ट्स विल लीड टू बेटर परफॉर्मेंस। भाई जो भी काम मिला है अगर उस पर हम मेहनत करते हैं, जी जान लगाते हैं, तो क्या उस पर मेरा परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर यह लिखा हो बच्चों, इफ आई वर्क हार्डर विल आई परफॉर्म बेटर और नॉट। अगर हम मेहनत करते हैं तो भाई सक्सेस होगा कि नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसा काम है जो कितना मेहनत कर ले होने वाला नहीं है, इम्पॉसिबल टास्क टाइप से तो नहीं ना है, तो ये देखना पड़ता है। क्लियर, तो ये था आपका ई। आई क्या है, आई है आपका इंस्ट्रूमेंटालिटी। इंस्ट्रूमेंटालिटी बोलने का मतलब क्या है, द बिलीव दैट इफ यू परफॉर्म वेल यू विल एक्चुअली रिसीव अ रिवॉर्ड, यानी कि ये थोड़ा ट्रस्ट को लेकर के है। जैसे यहाँ देखिए, इफ आई परफॉर्म वेल विल आई गेट प्रॉमिस आउटकम, यानी कि कंपनी अगर हमको बोली है कि भाई ये काम को कर दोगे तो तुमको हम 10,000 एज ए इंसेंटिव के तौर पे देंगे। तो यहाँ पर वो ट्रस्ट वाला बात है आपका इसमें इंस्ट्रूमेंटालिटी में, कि ये 10,000 देगा भी कि नहीं देगा। कि ऐसा तो नहीं ना कि केवल बोल के भूल जाएगा, या 10,000 बोल करके 7,000 दे देगा, या 5,000 दे देगा, या 6,000 दे देगा, ऐसा तो नहीं ना है। कुल मिला के पूरा अपना प्रॉमिस अपना प्रॉमिस फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं कि चुनाव चुनाव नहीं लगा देगा ना, सो है। ठीक है, फिर क्या बैलेंस, बैलेंस रिप्रेजेंट करता है उस जो वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड। ठीक है, कि भाई जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो डिजायरेबल है भी कि नहीं। मान लीजिए वो काम आपको करने बोल रहा है भाई, हर दिन आपको 10 दिन तक वो डेली 4 घंटा एक्स्ट्रा खटने बोल रहा है, तो कितना हो गया 40 आवर। अब वो 40 आवर खटने में मात्र बोल रहा है तुमको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, तो लगेगा नहीं ये क्या मतलब भीख दे रहा है क्या। तो उसका देखिए मतलब 40 घंटा एक्स्ट्रा खटा रहा है और केवल 2,000 रुपये दे रहा है। तो ये है भाई कि डिजायरेबल है भी कि नहीं वो रिवॉर्ड। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, डू आई एक्चुअली वांट दिस रिवॉर्ड। तो इसका यही बोलने का मतलब है बच्चों कि जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है उस काम के बदले में, ठीक है, जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है उस काम के बदले में, ये रिवॉर्ड मेरा डिजायरेबल है कि नहीं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इन सब को सोचने के बाद, इन सब को यानी कि मोटिवेशन कैसे डिसाइड होगा भाई, पूरा इन सब को सोचने के बाद EIV जब तीनों फैक्टर को कंसिडर करेंगे उसके बाद देखा इसके बाद ही इंप्लॉय या तो मोटिवेट होगा या तो फिर नहीं होगा। समझ में आया। तो ये था। अच्छा ये आपका -1 से +1 की तरह था, इसको याद रख लीजिएगा। अब जो काम का चीज यहाँ देखिए, यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज है, अगर चूंकि मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में से डाला हुआ है कि अगर एक भी जीरो हो गया ना तो पूरा मोटिवेशन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जैसे ये आई को ही ले लीजिए,
अब कंपनी से प्रॉमिस किया कि भाई कि ये तुम काम करो, चलो 40 घंटा काम करो, चलो तुमको हम 10,000 रुपया देंगे इस 40 घंटा एक्स्ट्रा वर्क आवर का, ये तो तुम ओवर टाइम करेगा 40 घंटा का, इसके बदले तुमको हम 10,000 रुपया देंगे। अब अगर एज ए हमको एम्प्लॉय इस पे हमको ट्रस्टेड नहीं कि नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, ये छोटा लोग देगा नहीं पैसा, ये मेरा पैसा ठग लेगा, तो मेरा मोटिवेशन क्या होगा, सीधा जीरो। क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो फिर मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है ना, तो सब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, तो ये था बच्चों। अब आ जाइए, अब दूसरा देखिए, इक्विटी थ्योरी क्यों दिया था, एक्सटैसी एडम। अब ये क्या थे ना, एक्सटैसी एडम जो मेनली फोकस करते थे क्या, इन दिस थ्योरी अ सोशल कंपैरिजन वेयर इंडिविजुअल इवैल्यूएट्स फेयरनेस, ये मेनली फेयरनेस से फोकस करते हैं, फेयरनेस बाय कंपेयरिंग देयर कंपेयरिंग देयर ओन सिचुएशन विथ अदर। क्या मतलब हुआ, मान लीजिए ये एक एम्प्लॉय है, ठीक है, अब ये एम्प्लॉय, देखिए हम लोग ह्यूमन बीइंग शुरू से ही ना खुद को कंपेयर करने का आदत रखे हैं, ठीक है, इसको आसान भाषा में समझिए, एक प्रकार से जज ही होता है, एक प्रकार से जज करना ही होता है। ठीक, और उसको हम ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पर फोकस कीजिए खाली। मान लीजिए ये एम्प्लॉय है और ये दूसरा एम्प्लॉय है, उसके साथ काम करता है, उसका कलीग है, ये जिस पोस्ट पे है ये भी इसी पोस्ट पे है, दोनों का सैलरी भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ पर मोटिवेशन कुछ ऐसे है कि यहाँ पर हम लोग भाई कंपेयर करके देखते हैं अपना सिचुएशन को दूसरा से, यानी कि ये अगर वो एम्प्लॉय ए है तो एम्प्लॉय ए एम्प्लॉय बी से खुद को कंपेयर करेगा, क्योंकि भाई वो दोनों सेम पोजीशन पे सेम पैसा को होल्ड करता है, सेम पैसा लोगों दोनों को सैलरी के तौर पे मिलता है, जितना ए का सैलरी है सेम बी का भी सैलरी है। तो यहाँ पर मोटिवेट होने के लिए ये वो बस केवल सोशल अब फेयरनेस देख रहा है भाई कि मेरे साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन बस ना हो रहा हो, उसका मेन मेंटालिटी यही है। अब उसको कैसे देखेंगे, वो निकालने का फॉर्मूला क्या था, इंडिविजुअल आउटकम, यानी कि ये जो ए का मेहनत, ए का जो रिवॉर्ड या मेहनत बोलिए, और उसका जितना मेहनत लगाया गया सो ये मेहनत नहीं, ये समझ लीजिए उसका रिवॉर्ड हो गया कि कितना उसको रिवॉर्ड मिल रहा है ए को, और डिवाइडेड बाय कितना वो मेहनत किया है, आउटपुट मतलब इनपुट कितना वो कितना वो मेहनत उसमें लगाया है उसका रेशियो, और साथ ही साथ उसके साथ जो काम कर रहा था बी का, उसको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है और कितना मेहनत वो लगाया है उसको। तो इस तरह से रेशियो निकालेंगे, पहले तो रेशियो निकालने का ये फॉर्मूला है। अब इस रेशियो को ऐसे कंपेयर किया जाता है, देखिए ये जो इनपुट एंड आउटकम है उसी को ये समझा दिया गया कि इनपुट किसको बोलते हैं, जो मेहनत है, सो कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल अपने को जो मेहनत है, डिटेल पर समझाया गया कि इनपुट है क्या, इनपुट मतलब आपको बताया कि भाई कितना वो मेहनत कर रहा है, और आउटकम मतलब व्हाट, इनपुट समझ के आउटकम मतलब व्हाट, भाई जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसको। ठीक है, तो देखिए वो इस तरह से कंपेयर होगा। मान लीजिए इस ए का रेशियो बी का रेशियो से बराबर है, तो भाई सेटिस्फाई है, वो खुश है कि हाँ भाई कोई भेदभाव नहीं हुआ। मान लीजिए ए का रेशियो बी से कम है और सेम लेवल का मेहनत किए हैं, तो भाई उसको खराब लगेगा, गुस्सा आएगा ना, भाई हम भी वही मेहनत किए, वो भी वही मेहनत किया, तो हम ए को मिल रहा है मान लीजिए 10,000 रुपया और बी को मिल रहा है 15,000, ऐसा कहा है भाई, जब दोनों सेम लेवल का मेहनत किए तो क्या होगा, थोड़ा गुस्सा आएगा, थोड़ा अंदर में नफरत होगा। ठीक है, ओवर पेमेंट में क्या है, ए का रेशियो अगर ज्यादा है बी से तो थोड़ा खराब फील होगा, गिल्ट टाइप का लगेगा। देखिए इस टाइप का फीलिंग ना एक जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो फील करता है भाई, जो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल जो उठाता है, अकाउंटेबिलिटी लेता है, उसको लगे भाई कि हम भी उतनी ही मेहनत किए, बी भी उतनी ही मेहनत किया, तो ऐसा ना हो कि हमको 15,000 मिले, यानी कि ए को 15 मिले और बी को 12,000 मिले, तो 3,000 कम क्यों मिले जब दोनों सेम लेवल का मेहनत किए, तो इसे क्या उसको खराब लग रहा है अंदर से। ठीक है, तो ये था आपका इक्विटी थ्योरी। अब इसमें रिस्टोरिंग वो इतना सारा हो तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए इधर गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी कौन दिया था, एडविन लॉ। अब गोल सेटिंग थ्योरी में क्या बोला जा रहा है बच्चों, कि जो गोल सेटिंग थ्योरी है ना, यहाँ पर बोला गया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड वाइडली यूज्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन मॉडर्न मैनेजमेंट। इट सजेस्ट दैट द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अ स्पेसिफिक चैलेंजेस गोल इज पावरफुल मोटिवेटर एज इट गिव्स इंडिविजुअल अ क्लियर डायरेक्शन और सेंस ऑफ पर्पस। क्या मतलब हुआ, ये बोलना ये चाह रहा गोल थ्योरी कि ये मान लीजिए एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय है और ये इसका सीनियर है, बॉस है। अब ये जाके इसको मोटिवेट कर रहा है भाई कि डू योर बेस्ट टाइप से, डू योर बेस्ट या जी जान लगा काम करो, मेहनत करो, तुमको रिवॉर्ड मिलेगा, वो मिलेगा। इससे क्या है ना, अगर ये एम्प्लॉय मान लीजिए मोटिवेटेड भी है, ये एम्प्लॉय मोटिवेटेड तो चलो भाई हम काम करेंगे, ये मोटिवेटेड भी है, पर क्योंकि क्लियर डायरेक्शन और उसके पास गाइडेंस नहीं है ना, क्लियर डायरेक्शन और गाइडेंस नहीं है, वो चाह करके भी उस काम को वो सक्सेसफुली नहीं कर पाएगा। तो इसी पे आता है क्या गोल सेटिंग थ्योरी। अब उसी को देखिए लिखा हुआ है, द कोर कॉन्सेप्ट ये लिखा हुआ है
Killock research show that there is a direct relationship between how goal is set and individual performance. Simply telling someone to do your best is less effective than giving them a specific target. यानी कि उसको पूरा क्लियर कट डायरेक्शन के साथ बताइए, पूरा क्लियर कट डायरेक्शन के साथ बताइए भाई तुमको क्या करना है, कैसे करना है, इस टाइप से, तब जाके वो काम करेगा और फिर उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर वो 5 जो बेसिक प्रिंसिपल दिए थे, पहला क्या है, क्लैरिटी। तो भाई क्लैरिटी होना चाहिए, क्लियर, गोल शुड बी क्लियर एंड मेजरेबल। जो भी गोल उसको दिया जा रहा है, जो भी टारगेट है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, पहला चीज तो ये। चैलेंज, नो डाउट चैलेंज आएगा, किसी भी काम में चैलेंज आता है, पर जो चैलेंज हो भाई वो अटेनेबल होना चाहिए, वो इम्पॉसिबल ना हो, इम्पॉसिबल टाइप का टास्क ना हो, फिर वो बहुत दिक्कत है, ठीक है। कमिटमेंट, अब क्योंकि इंडिविजुअल मस्ट बाय इनटू द गोल, इफ एम्प्लॉइज इन्वॉल्व सेटिंग द गोल देयर कमिटमेंट इंक्रीज। अब क्योंकि देखिए कमिटमेंट, सीनियर और जूनियर दोनों मिलके किया है ना, जो टारगेट सेट किया है दोनों मिलकर सेट किया है, तभी तो गोल सेटिंग करके इसका इस थ्योरी का नाम है। इसलिए थ्योरी का नाम क्या है आपका, गोल सेटिंग थ्योरी। तो दोनों एक साथ इसको किया है, टारगेट को सेट किया, तो क्या होगा भाई, अब जूनियर खुद ही मिलकर के अगर टारगेट को सेट किया है तो इसको लगेगा ना भाई हम खुद ही टारगेट को सेट किए और हम ही पूरा नहीं कर पाएंगे, तो और व्यक्ति का बात है। अगर हम टारगेट जो सेट किए हैं, हम अगर जो टारगेट सेट किए हैं तो इसको हमको पूरा करना चाहिए ना, क्योंकि टारगेट तो हम ही तो सेट किए हैं। ऐसा तो नहीं कि हमें जबरदस्ती ये थोप दिया गया है, जबरदस्ती किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो एक कमिटमेंट भी मैटर करता है जूनियर की तरफ से। फीडबैक, जरूरी है, टाइम टू टाइम फीडबैक लेते रहना जरूरी है सीनियर को अपने जूनियर से। फिर क्या है, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, अगर जो काम मिला है, जो भी काम मिला है, जो भी वर्क मिला है, अगर वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो भाई थोड़ा और टाइम दीजिए, और अगर सिंपल है तो उम्मीद कीजिए कि वो टाइमली उस काम को कर देगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ, ठीक है बच्चों। अब ये मैकेनिज्म है, अकॉर्डिंग टू लॉक गोल्स अफेक्ट परफॉर्मेंस थ्रू 4 मैकेनिज्म। वो 4 मैकेनिज्म क्या क्या है, एक डायरेक्शन, सही डायरेक्शन, एफर्ट, परसिस्टेंस, लगातार मेहनत, और स्ट्रेटेजी, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ तब जाकर फिर कोई गोल अचीव होता है, ठीक है। अच्छा, बाद में यही ना, बाद में ही गोल सेटिंग थ्योरी आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का पार्ट बना, जिसको पीटर ड्रगर बाद में फेमस किए थे, ठीक है। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जाके देख लीजिएगा, आपको पहले बताएं कि क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यानी कि लियोन फेस्टिंगर। इसमें मेनली जो आपको समझने का जरूरत है क्या, आपका कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी सिंपली क्या बोलता है, सो देखिए कॉग्निटिव थ्योरी बस सिंपली यही बोलता है भाई कि जो हम बोल रहे हैं और जो मेरा एक्शन है, ठीक है, वो आपस में मैच नहीं कर रहा है। ये आपस में क्या है, आपस में फिर मैच नहीं कर रहा है, मतलब हम बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, तो क्या होगा, इस तरह करने से क्या होगा, आपको डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है, डिस्कम्फर्ट होगा। मान लीजिए किसी को स्मोकिंग छोड़वाना, ठीक है, सिगरेट पीने के लिए छोड़ना है, अब वो रात दिन बोल तो रहा बड़ा बड़ा बात, भाई छोड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, ये स्ट्रैटेजी है मेरा, वो प्लान है उसको छोड़ने का, और कुछ नहीं, अगला दिन सुबह फूक रहा है, दोपहर को फूक रहा है, शाम को फूक रहा है, बस फूक रहा है। तो क्या हुआ, जो बोल रहा है वर्ड्स और उसका एक्शन आपस में मैच नहीं कर रहा है। अब मैच नहीं करेगा तो क्या होगा, उसको अंदर से खराब लगेगा, अंदर से खराब लगेगा, तो अगर से इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेनली कॉग्निटिव डिसऑनेंस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, cognitive dissonance occurs when person hold two or more contradictory belief, ideas or value, or is confronted by new information that conflicts with existing belief. This creates a state of psychological discomfort. ऐसा वो बताएं, ये लंबा चौड़ा बस वही लिखा और कुछ नहीं। अब मोटिवेशनल मैकेनिज्म, अब देखो, अब वो जो डिस्कम्फर्ट है ना, डिस्कम्फर्ट है काउज बाय डिसऑनेस्ट एक्ट एज मोटिवेटर। अब क्योंकि भाई देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि भाई जो बार बार जो डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, बार बार मान लीजिए वो भाई बोल रहा है, वो बोल रहा है छोड़ देंगे और एक्शन वैसा हो नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, एक समय वो एकदम जोश में आ जाएगा कि नहीं यार अब तो छोड़ के ही रहेंगे, अब तो एकदम छान लिए कि भाई अब क्विट करना है, मतलब करना है। तो क्या करता है वो, बार बार जो नेग्लिजेंसी है, जो डिस्कम्फर्ट है ना, वो एक प्रकार से मोटिवेशन का काम कर देगा। समझ में आया। तो 3 वे ऑफ रिड्यूस डिसोनेंस, 3 तरीका है डिसोनेंस को कम करने का, ये उतना डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, फिर देख लीजिए खाली। चेंज द बिलीव ऑफ बिहेवियर, अपना बिहेवियर या बिलीफ जो भी है उसको चेंज करेंगे। एक्वायर न्यू इन्फॉर्मेशन, नया नया तरीका सीखेंगे सिगरेट छोड़ने का, और इसमें एक नया जज्बा बनाएंगे, सो है। और रिड्यूस इंपॉर्टेंस, और जो खराब चीज़ है वो लग रहा है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो अलग चीज़ हो गया वो, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है, बिलीविंग दैट इनकंसिस्टेंसी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आई rather live a short happy live a short happy life than long boring one। मतलब
होता है ना, बहुत बार हम लोग अपना जिंदगी लंबा समय लंबा जीने का ख्वाहिश रखते हैं, पर क्या बना देते हैं भाई, आशीर्वाद जैसे कि ऐसे समझ लीजिए। लंबा लॉन्ग लाइफ का आशीर्वाद उतना बेटर नहीं होता बच्चों। लॉन्ग लाइफ का आशीर्वाद जो ब्लेसिंग है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आप एक हैप्पी लाइफ रहिए। हैप्पी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लॉन्ग लाइफ से। तो ये लिखा हुआ है। अब ये अलग अलग उत्तर डिसोनेंस है, वो देखने जरूरत नहीं है। फिर ये देखिए, पॉटर एंड लॉरेल मॉडल। पॉटर एंड लॉरेल मॉडल क्या है वो देखिए। पॉटर एंड लॉरेल मॉडल ना ये थोड़ा हट करके है। अनलाइक सिमिलर थ्योरीज, मॉडल सजेस्ट मोटिवेशन डज नॉट डायरेक्टली लीड टू परफॉर्मेंस, इंस्टेड इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग रिवॉर्ड, परसेप्शन एंड एबिलिटी। ये तीन चीज को लिया गया पहले तो। अब पॉटर एंड लॉरेंस के बारे में एक और चीज जो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, कहाँ है ये देखिए यहाँ पर है। इन ट्रेडिशनल थ्योरी पहले का लोग क्या बिलीव करता था कि सेटिस्फैक्शन लीड टू परफॉर्मेंस, यानी कि कोई इंप्लॉय अगर डिससेटिस्फाई है, ठीक है, डिससेटिस्फाई है और उसके कारण उसका परफॉर्मेंस गिरे जा रहा है, तो भाई उसको पहले सेटिस्फाई करो, उसका डिससेटिस्फैक्शन को पहले सेटिस्फाई करो। जब वो एक बार सेटिस्फाई हो जाएगा तो फिर उसका परफॉर्मेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये पहले का ट्रेडिशनल थ्योरी सब में माना जाता था। पॉटर एंड लॉरेल इसको थोड़ा उल्टा कर दिया। वो लोग बोला भाई परफॉर्मेंस लीड्स टू सेटिस्फैक्शन। अगर काम अच्छा होगा परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो वो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा, वो पर्सन अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये मेन दोनों में अंतर था बच्चों, ठीक है। ट्रेडिशनल थ्योरी क्या बोलता है, सेटिस्फैक्शन लीड्स टू परफॉर्मेंस, यानी कि पहले सेटिस्फाई कर दो एम्प्लॉय को, उसके बाद वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा। लॉरेल एंड पॉटर्स को रिवर्स करके बोला भाई वो अच्छा काम करेगा तो खुद ही खुद अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएगा। चलो इसको शुरू से देखते हैं। अब उसके लिए 5 मेन कोर कंपोनेंट रखा गया है, ठीक है। एक वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसका वैल्यू क्या है, उसके लिए क्या उसको मनी कितना मिल रहा है, रिकॉग्निशन क्या मिल रहा है। परसिव इफेक्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी, क्या इसका मतलब हुआ, दिस बिलीव दैट ए सर्टेन लेवल ऑफ एफर्ट्स विल एक्चुअली लीड्स टू रिवॉर्ड, यानी कि छोटा कुछ खास तरह का मेहनत एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ये हो गया। फिर क्या एफर्ट, कितना एफर्ट लगाने का जरूरत है सो। फिर क्या एबिलिटी एंड ट्रेड्स, भाई किस तरह का उसमें ये खासियत चाहिए, क्या उसका एबिलिटी या ट्रेड्स है। तो पहले लिखा हुआ है परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन वेदर द इंडिविजुअल हैज नेसेसरी स्किल्स, इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी ट्रेड्स को बताएं। रोल परसेप्शन, यानी कि क्या उसमें रोल रेगुलेशन रहेगा इस टाइप से। दिस रेफर्स टू हाउ इंडिविजुअल डिफाइन देयर जॉब, मतलब किस तरह का उसका जॉब है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये कुछ कुछ खास था। अब इसमें दिक्कत भी आई, देखिए ये जो अलग अलग जो देखे ना, ये जो कंपोनेंट देखे, ये देखिए कोर कंपोनेंट है। इसका मेन खास खास चीज हम आपको बताएं, इसमें बहुत सारा आता है और यही इसका मेन डिमेरिट भी है। जैसे देखिए ये मैनेजमेंट एप्लीकेशन में जो 3 ऊपर में था वो लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट मस्ट मैच द राइट पर्सन टू द राइट जॉब, यानी कि सही पर्सन को सही जगह बैठाइएगा तो क्या होगा, उसका एबिलिटी हो देखा जाएगा। मैनेजर मस्ट क्लियरली डिफाइन जॉब्स, यानी कि भाई रोल परसेप्शन। और रिवॉर्ड मस्ट बी टाइड डायरेक्टली परफॉर्मेंस और इफेक्टिव, ठीक है। जो भी रिवॉर्ड है उसके हिसाब से मिलना चाहिए, काम के हिसाब से मिलना चाहिए। तो देखिए बहुत तरह का ना अलग अलग कंपोनेंट था। अब इसका लिमिटेशन भी यही था इसमें ना, क्योंकि बहुत सारा अलग अलग वेरिएबल था, तो भाई डिफिकल्ट ऑफ मैनेजर टू इम्प्लीमेंट परफेक्टली एट फास्ट पेस इन्वॉल्वमेंट। समय के हिसाब के जो बदलते हुए समय है उसके हिसाब से मैनेजर लोग को समझ में नहीं आने लगा कि भाई क्या ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा वेरिएबल है ना। ये जो आप देखें मेनली ये तो 5 जो कोर कंपोनेंट जो मेन था सो है ना, इसके अलावा भी बहुत सारा है, ठीक है। फिर क्या आपको इधर रीइंफोर्समेंट थ्योरी बाय बीएफ स्किनर। अब ये क्या है, इसको एक तो पहले समझ लीजिए। इसका दूसरा नाम क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब ये क्या बोलता है, स्किनर फोकस प्योरली ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड हाउ इन्फ्लुएंस बाय इट्स कॉन्सिक्वेंस। अब बोलने का सिंपल मतलब है, अलग अलग कॉन्सिक्वेंस को सिंपली बोलना चाह रहा है भाई कि ये मेनली ना ये जो लॉ, ये जो थ्योरी है ये मेनली लॉ ऑफ इफेक्ट पे बना हुआ, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट बोलने का मतलब क्या हुआ, which state that behavior with positive consequence tend to repeat or with negative consequence do not repeat। सिंपल बस यही बोलने का मतलब है। लॉ ऑफ इफेक्ट बोलने का सिंपल मतलब भाई गुड बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर है उसको मेंटेन कीजिए, खराब बिहेवियर है क्विट कर दीजिए, बस इतना ही बोलना है उसको। ये बस इतना ही है और कुछ है ही नहीं। जैसे कि क्या देखिए 4 स्ट्रेटेजी कौन कौन है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव अच्छा बिहेवियर है उसको कंटिन्यू कीजिए, जारी रखिए, ठीक है। जैसे देखिए गिविंग बोनस फॉर कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट ऑन टाइम,
जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अच्छा बिहेवियर था, फिर उसको मेंटेन रखे, वो अपना काम को टाइम से कंप्लीट करके दे रहा है, तो इसलिए भाई उसको रिवॉर्ड देते रहिए ताकि वो अच्छा काम को मेंटेन जारी रखे। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बिहेवियर, यानी कोई पर्सन है, उसको तब तक टोकने को बोल रहा है मैनेजर को तब तक उसको टोकना भाई जब तक वो अपना आदत सुधार ना ले। ठीक है, कोई एक वर्कर था, कोई एक वर्कर है जो बार बार समझ लीजिए लेट आता है, ठीक है, तो उसको तब तक टोकना है जब तक वो टाइम पे आना स्टार्ट ना कर दे। पनिशमेंट, कोई कोई बिहेवियर, कोई कोई एम्प्लॉय लोग थोड़ा सा नेग्लिजेंस टाइप का आता है, तो अगर लॉस हो जाता है ना तो उसको पनिशमेंट देना भी जरूरी है। पनिशमेंट देने से जरूरी है भाई सस्पेंडिंग ऑफ एम्प्लॉय ब्रेकिंग सेफ्टी रूल्स, कोई सेफ्टी रूल्स तोड़ दिया तो क्या क्या किया उसको भाई हम लोग पनिशमेंट दिए, क्यों, ताकि गलती दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, फिर क्या एक्सटेंशन, अब कोई थर्ड टाइप का एम्प्लॉय जो सुनने का नाम ही नहीं लेता है, तो उस तरह केस में क्या करना है, उसको कंप्लीटली इग्नोर ही कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इस तरह के एम्प्लॉय को कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए, बात खत्म। ठीक, तो ये था बच्चों आपका रीइंफोर्समेंट थ्योरी। अब देखिए इसमें एक और नया पार्ट नहीं बनाएंगे, इसमें जो मॉडर्न थ्योरी है ना वो देख लिया। अब मॉडर्न थ्योरी में केवल एक ही आपको बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, वह क्या है आपका थ्योरी जेड बाय विलियम ऑची। थ्योरी जेड इंपॉर्टेंट है। थ्योरी जेड और थ्योरी वाई ऑलमोस्ट सिमिलर है, थ्योरी वाई और थ्योरी जेड ऑलमोस्ट सिमिलर है। थ्योरी जेड थोड़ा सा एडवांस वर्जन है आपका थ्योरी वाई का, थ्योरी वाई जिसको डॉगलस मैकग्रिगोर दिए थे। ठीक है, थ्योरी जेड जो है, थ्योरी जेड के बारे में कुछ और देख लीजिए जो एग्जाम में पूछ सकता है। इसको जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल भी बोलते हैं। ये जापानीज मैनेजमेंट मतलब एक सक्सेसफुल मॉडल उठाया गया था, और ये एक प्रकार का ना आपका हाइब्रिड मॉडल है, जहाँ पर वेस्ट का फ्रीडम और ईस्ट का कलेक्टिव सिक्योरिटी को एक साथ मिला के बनाया गया था। ठीक है, ये सब इसको ध्यान में रखिएगा। और सीधा आसान भाषा में देखिए, थ्योरी जेड में जो और भी कुछ कुछ जैसा दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, इसका फीचर सब है थ्योरी जेड का। उस पर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, किसी एम्प्लॉय को लंबे समय तक रखेंगे, वेस्टर्न कंट्री की तरह तुरंत तुरंत ले ऑफ नहीं किया जाएगा, मतलब नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। फिर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग क्या है, डिसीजन आर बेस्ड थ्रू पार्टिसिपेटिव प्रोसेस, यानी सब कोई मिल करके डिसीजन लेंगे, जो भी डिसीजन लेना है एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में, वो सब मिल करके डिसीजन लेगा। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इंडिविजुअल पर्सन है वो भाई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ताकि जो भी उसका आउटकम आएगा उसका। होलिस्टिक कंसर्न ऑफ एम्प्लॉय, जो भी कंसर्न है एम्प्लॉय को वो लेकर के चलना है। और स्लो इवेल्यूशन प्रमोशन, भाई जो भी इवेल्यूशन का मेथड है उसको थोड़ा स्लो रखेंगे ताकि सही तरीका से हो। ठीक है, अब ऐसे समझिए, मेन देखिए, मेन यहाँ से समझिए, ये थोड़ा सा है थ्योरी वाई क्या बता के, थ्योरी वाई और थ्योरी एक्स ऑलमोस्ट सेम है। थ्योरी वाई सिंपली बोलता है भाई कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, टेक डिसीजन योर सेल्फ, भाई तुम इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो देखिए थ्योरी वाई में क्या था, थ्योरी वाई में था कि भाई जो इम्प्लॉय लोग है अच्छे से कैपेबल है, थोड़ा मोटिवेटेड है और स्किल रखता है, तो क्या किया भाई, उसको हम लोग काम थमा दिया, बोले तुम रिस्पॉन्सिबल हो, इस काम को देख लेना। थ्योरी जेड थोड़ा और एडवांस है, तो क्या बोलता है भाई, और साथ में बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि लंबा समय के लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस टाइप से। तो ये था बच्चों आपका थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तीनों पार्ट में सारा मोटिवेशन चीज हम कवर कर दिए। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा पसंद आया हो। धन्यवाद।